नंबर 4 में माई सेल्फ श्वेता जैन। आपने लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 देखे होंगे। मैं आशा करती हूँ आपने अपने नोट्स लेक्चर नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिए होंगे। लेक्चर नंबर 3 में हमने पढ़ा था विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन हम ये यूनिट नंबर 4 विद्युत रसायन पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने विद्युत अपघटन पिछले लेक्चर में पढ़ा था। देखिए, विद्युत अपघटन क्या होता है? विद्युत के कारण किसी भी पदार्थ का, हम कह सकते हैं विद्युत अपघट्य का जो अपघटन है उसी को हम बोलते हैं विद्युत अपघटन। देखिए, जब भी किसी विद्युत अपघट्य को अगर हम उसका या तो जलीय विलयन लेंगे या फिर हम वो संघलित अवस्था में लेंगे और जब हम उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो जो पदार्थ है वो अपने आयनों में, धनायन और ऋणायनों में टूट जाएगा और वो क्या करेगा, अपने अपोजिटली चार्ज विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों पे जाकर एकत्रित हो जाएगा। अगर ठोस है तो एकत्रित होगा और अगर गैस है तो पात्र से बाहर निकल जाएगा और इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं विद्युत अपघटन। अब किसी भी पदार्थ का जो विद्युत अपघटन है वो दो तरह से हो सकता है, या तो हम उस पदार्थ को पिघली हुई अवस्था में ले या फिर उस पदार्थ का हम जलीय विलयन बनाएं, विद्युत अपघट्य को हम ले और उसका जलीय विलयन बनाएं और उसका हम विद्युत अपघटन कराएं। तो हमने दोनों तरह के विद्युत अपघटन पिछली क्लास में पढ़े थे। चलिए हम देखते हैं कि आपने कितना उस लेक्चर से सीखा। तो सबसे पहले हम लेते हैं NaCl की संघलित अवस्था में विद्युत अपघटन। देखिए, इसमें हमने एक विद्युत अपघटनी पात्र लिया है। विद्युत अपघटनी पात्र वो पात्र होता है, वो वेसल होता है जिसमें हम विद्युत अपघटन करवाते हैं। ये विद्युत का कुचालक होना चाहिए क्योंकि हम यहाँ पर बैटरी लगाने वाले हैं, यहाँ पर हम विद्युत धारा प्रवाहित करने वाले हैं जिसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक करंट लग सकता है। अब इसमें हमने NaCl को संघलित अवस्था में लिया है, गलित अवस्था में लिया है। अगर हम NaCl को ठोस अवस्था में लेते तो हम सभी जानते हैं कि जो NaCl है ये एक आयनिक यौगिक होता है। तो आयनिक यौगिक में जो धनायन और ऋणायन है वो प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से बंधे होते हैं। जब हम इसको 800 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे तो ये अपनी संघलित या गलित अवस्था में आ जाएगा। अब हमारे पास विलयन में क्या है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब हम यहाँ पर दो मेटल के इलेक्ट्रोड लेंगे, जो मेटल की प्लेट हो सकती है या मेटल की रॉड हो सकती है, और ये जो इलेक्ट्रोड होने चाहिए वो विद्युत के कैसे होने चाहिए, सुचालक होने चाहिए तथा इनका गलनांक अति उच्च होना चाहिए। जैसे ही हम इसको बैटरी से जोड़ेंगे, अब बैटरी से भी किसको जोड़ेंगे, ऐसे इलेक्ट्रोड जिसको हम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जोड़ेंगे उसको हम एनोड बोलेंगे और जिसको हम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जोड़ेंगे उसको हम कैथोड बोलेंगे। जैसे ही ये सर्किट कंप्लीट होगा तो क्या होगा कि ये जो Na और Cl है ये विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की तरफ क्या होंगे, आकर्षित होंगे। जो Cl नेगेटिव है वो एनोड की तरफ आकर्षित होगा और जो Na पॉजिटिव है वो कैथोड की तरफ आकर्षित होगा। ये एनोड और कैथोड पे जाकर क्या करेंगे, जो Cl नेगेटिव है वो अपने जो आवेश है उसको खत्म करेगा, उदासीन हो जाएगा और क्लोरीन गैस हमको एनोड पे मिलेगी और Na पॉजिटिव जो है वो कैथोड पे जाएगा, अपने चार्ज को खत्म करेगा, उदासीन हो जाएगा और हमको जो सॉलिड Na है, ठोस Na है वो कैथोड पे मिलेगा। चलिए हम देखते हैं कि इनकी सेल रिएक्शन, सेल अभिक्रिया क्या होगी। तो अगर हम देखें एनोड पर, तो एनोड पर कौन जाएगा, डायग्राम में देख करके आप बता सकते हैं कि एनोड पर क्लोरीन नेगेटिव आयन जाएगा क्योंकि एनोड जो है वो धनात्मक है, इलेक्ट्रोड है और क्लोरीन जो है वो कैसा है, नेगेटिवली चार्ज, ऋण आवेशित है। अब ये यहाँ पर जाकर क्या करेगा, इसको अपना ये ऋणावेश खत्म करना है तो ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और खुद
क्लोरीन मुक्त मूलक में परिवर्तित हो जाएगा। विलयन में बहुत सारे ऐसे क्लोरीन मुक्त मूलक होंगे जो आपस में क्रिया करके क्लोरीन गैस का निर्माण करेंगे, और हम देखेंगे कि एनोड पे जो क्लोरीन गैस है ये पात्र से बाहर निकल जाएगी। एनोड पर हमको क्लोरीन गैस मिलेगी जो पात्र से बाहर निकल जाएगी क्योंकि ये गैस है। अब हम देखते हैं कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी। तो हम लिखते हैं सेल अभिक्रिया कहाँ पर, कैथोड पर। अब देखिए कैथोड जो है वो खुद नेगेटिवली चार्ज है, तो जो Na पॉजिटिव है वो कहाँ पर जाएगा, वो कैथोड पर जाएगा। इसको किसकी जरूरत है, इलेक्ट्रॉन की, ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा। अब ऐसे दो सोडियम आयन दो इलेक्ट्रॉन लेकर के किसका निर्माण कर देंगे, सॉलिड Na का। तो इस तरह से कैथोड पर हमको कौन मिलेगा, कैथोड पर हमको मिलेगा सोडियम। तो यहाँ पर हमको सोडियम धातु क्या होगी, एकत्र होती हुई मिलेगी। तो अब अगर हम देखें तो एनोड पे हमको क्लोरीन गैस मिली है और कैथोड पे हमको क्या मिला है, Na सॉलिड के रूप में। अब अगर हम इस पूरे संरचना को देखें तो ये एक क्या है, सेल है, और इस सेल में हम क्या दे रहे हैं, विद्युत ऊर्जा प्रवाहित कर रहे हैं। ये विद्युत ऊर्जा से क्या हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, और इस रासायनिक अभिक्रिया के कारण रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। तो एक ऐसा सेल जिसमें विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है उसको हम वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। तो ये उदाहरण किसका हो जाएगा, विद्युत अपघटनी सेल का। एक ऐसा सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, ऐसे सेल को हम वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। अब अगर हम देखें तो ये तो हमारे पास था NaCl की संकलित अवस्था में विद्युत अपघटन, कि अगर हमारे पास कोई लवण है, सॉल्ट है, और उसको अगर हम गलित अवस्था में, पिघली हुई अवस्था में लेते हैं तो उसकी सेल अभिक्रिया क्या होगी, एनोड और कैथोड पे क्या क्या अभिक्रिया होगी और उसका विद्युत अपघटन किस प्रकार से संपन्न होगा। अब हम देखते हैं कि अगर NaCl को हमने जलीय विलयन, NaCl का हमने जलीय विलयन लिया तो उसका विद्युत अपघटन किस प्रकार से हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर हम एक सेल की रचना करेंगे। ये सेल भी विद्युत अपघटनी सेल ही होगा क्योंकि यहाँ पर हम विद्युत ऊर्जा दे रहे हैं जो किसमें परिवर्तित हो रही है, रासायनिक ऊर्जा में। तो यहाँ पर हम NaCl का जलीय विलयन लेंगे। ये वैद्युत अपघटनी पात्र है जो किसी कुचालक पदार्थ का बना होना चाहिए। यहाँ पर हमने दो मेटल की प्लेट या इलेक्ट्रोड लिए हैं, धातु की छड़ लिए हैं, और यहाँ पर एक बैटरी हमने इसको जोड़ी है। ऐसा इलेक्ट्रोड जिसको हमने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जोड़ा है उसको हम एनोड बोलेंगे, और जिसको हमने नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जोड़ा है उसको हम कैथोड बोलेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास क्योंकि हमने जलीय विलयन लिया है NaCl का, तो हमारे पास चार तरह के आयन होंगे, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव। अब जितने भी धनायन है वो कैथोड की तरफ जाएंगे और जितने भी नेगेटिव आयन है वो एनोड की तरफ जाएंगे। अब देखिए कौन जाके पहले पहुंचेगा, ये किस पर निर्भर करेगा, ये निर्भर करेगा आयनिक गतिशीलता पर। जिसकी आयनिक गतिशीलता अधिक होगी वो पहले इलेक्ट्रोड पे पहुंचकर उदासीन हो जाएगा तथा उस पे एकत्रित हो जाएगा, या फिर गैस होगी तो पात्र से बाहर निकल जाएगी। अगर हम देखें तो Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव दोनों किसकी तरफ गति करेंगे, कैथोड की तरफ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव जब एनोड की तरफ जाएंगे तो कौन जाकर पहले उदासीन होता है। तो सबसे पहले अभिक्रिया हम लिखेंगे एनोड पर। एनोड पर, एनोड पर हमारे पास कौन कौन है, Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव। अगर हम दोनों की गतिशीलता देखें तो जो क्लोरीन है उसकी गतिशीलता अधिक होती है OH नेगेटिव से। तो ये जो क्लोरीन है ये एनोड पर जाएगा, यहाँ जाकर के ये क्या करेगा, अपने ऋणावेश को खत्म करेगा,
ये अपने ऋणावेश को कैसे खत्म करेगा? इलेक्ट्रॉन को त्याग कर। ये जब अपना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो ये क्लोरीन मुक्त मूलक में परिवर्तित हो जाएगा। ऐसे दो मुक्त मूलक आपस में क्रिया करके क्लोरीन गैस का निर्माण करेंगे। मतलब ये Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव दोनों में रेस लगी थी, दोनों दौड़े थे किसकी तरफ? एनोड की तरफ। अब रेस में दौड़े तो दोनों, पर Cl नेगेटिव की गतिशीलता अधिक थी, वो फास्ट स्पीड से दौड़ा और एनोड पे जाकर क्या हो गया? गैस के रूप में निकल के पात्र से बाहर चला गया। और OH नेगेटिव कहाँ रह गया? दौड़ा था पर इलेक्ट्रोड तक पहुंच नहीं पाया, वो विलयन में ही रह गया। अब हम देखते हैं कैथोड की अभिक्रिया। तो कैथोड पर क्या अभिक्रिया होगी? तो कैथोड पर जाने के लिए हमारे पास Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव दोनों है। अगर हम Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव दोनों का साइज देखें तो हमको पता है कि जो H पॉजिटिव है उसका साइज छोटा होता है और जो Na पॉजिटिव है उसका साइज बड़ा होता है। तो जिसका साइज छोटा होगा वो फास्ट स्पीड से किस पे पहुंच जाएगा? कैथोड पे। तो H पॉजिटिव का आकार छोटा है तो ये H पॉजिटिव कहाँ पहुंचेगा? कैथोड पर। अब इसको क्या करना है? अपना चार्ज खत्म करना है। ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन किससे लेगा? इससे, और किसमें परिवर्तित हो जाएगा? हाइड्रोजन मुक्त मूलक में। अब ऐसे दो हाइड्रोजन मुक्त मूलक, क्योंकि विलयन में बहुत सारे H पॉजिटिव आयन होंगे और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये दो मुक्त मूलक आपस में मिलकर हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेंगे। तो अब हमको एनोड पर कौन मिला है? क्लोरीन गैस। और कैथोड पे हमको मिली है हाइड्रोजन गैस, जो पात्र से बाहर निकल जाएंगे। अब विलयन में कौन कौन बचे हैं? तो विलयन में जो धीरे दौड़े थे, जिनकी आयनिक गतिशीलता कम थी, तो एक हमारे पास था Na पॉजिटिव और दूसरा हमारे पास था OH नेगेटिव। ये दोनों आपस में क्रिया करके NaOH का क्या बना देंगे? जलीय विलयन। क्योंकि यहाँ हमने क्या लिया था? जलीय विलयन। अब विलयन में NaCl नहीं है, अब विलयन में बचा है Na पॉजिटिव आयन OH, जो आपस में क्रिया करके किसका निर्माण कर देंगे? NaOH का। तो इस तरह से हमने देखा कि NaOH के जलीय विलयन में विद्युत अपघटन किस प्रकार संपन्न होता है। विद्युत अपघटन को और अच्छे से समझने के लिए अब हम शुरू करते हैं फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधी नियम। फैराडे ने विद्युत अपघटन को मात्रात्मक रूप से अध्ययन किया और ये बताया, और इन नियमों का अध्ययन करने के बाद उसने कुछ सूत्र दिए जिनके द्वारा हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि जब भी विद्युत अपघटन होगा तो इन इलेक्ट्रोड पे कितना पदार्थ एकत्रित होगा, उनकी मात्रा क्या होगी। तो फैराडे ने ये देखा, उसने अलग अलग विद्युत अपघट्य लिए और अलग अलग मात्रा में धारा या आवेश या विद्युत यहाँ से क्या की? प्रवाहित की। और उसने ये देखा कि जितनी ज्यादा आवेश, जितना ज्यादा धारा या जितना ज्यादा विद्युत वो इसमें से प्रवाहित कर रहा है, उतना ही विद्युत अपघटन ज्यादा होता है, जिससे ये जो पदार्थ हैं ये उतनी ही ज्यादा मात्रा में आके इन इलेक्ट्रोडों पे क्या होते हैं? एकत्रित हो जाते हैं। तो उसने फैराडे के प्रथम नियम में बताया कि जब भी विद्युत अपघटन होता है तो जो भी पदार्थ क्या होता है? अपघटित होता है, तो वो अपने क्या होता है? विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड पे जाकर एकत्रित हो जाता है। और जितना हम उसमें से आवेश को प्रवाहित करेंगे उतना ही ज्यादा वो पदार्थ उस इलेक्ट्रोड पे जाकर एकत्रित होगा। तो हम कह सकते हैं कि इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोड पे एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा या उत्सर्जित हुई गैस की मात्रा विलयन में प्रवाहित कुल धारा के समानुपाती होती है। जितनी अधिक धारा आप प्रवाहित करेंगे उतना ही ज्यादा
जो पदार्थ है वो इलेक्ट्रोड पे क्या होगा, जाके एकत्रित होगा। तो हम लिख सकते हैं कि जो पदार्थ की मात्रा है अगर हम उसको ले लेते हैं m, तो ये किसके समानुपाती होगी, Q के। तो अगर m क्या है, m है पदार्थ की मात्रा ग्राम में, तो ये समानुपाती होगी कुल आवेश के। अब जितना ज्यादा आवेश, जितना ज्यादा विद्युत, जितना ज्यादा करंट इसमें से प्रवाहित करेंगे, उतना ही पदार्थ इन इलेक्ट्रोडों पे जाकर अधिक एकत्रित होगा। यहाँ अगर हम इस समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो हम इसको एक स्थिरांक से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी स्थिरांक को हम कहते हैं पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक का स्थिरांक। अब देखिए, अब यहाँ पर m क्या है, m है एकत्रित हुए पदार्थ की मात्रा ग्राम में। जो पदार्थ यहाँ पर एकत्रित हुआ है उसकी ग्राम में मात्रा। Q क्या है, कुल आवेश जो आप इसमें प्रवाहित कर रहे हैं, जिसको हम किस में मापते हैं, आवेश को हम कूलाम में मापते हैं। और ये जो Z है ये क्या है, पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक या स्थिरांक। तो अब हम अगर देखें आवेश, आवेश को हम क्या लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे I क्या है, करंट है, और T क्या है, समय है, तो हम आवेश को लिख सकते हैं I इंटू T। तो जो m का मान हो जाएगा वो हो जाएगा Z इंटू I इंटू T। अगर हम बोले कि यहाँ पर जो हमने धारा करंट प्रवाहित किया है वो कितना है, 1 एम्पियर, वो है 1 एम्पियर, और टाइम जो हमने लिया है वो 1 सेकेंड हो, तो इस इक्वेशन में अगर हम I की जगह 1 एम्पियर रखते हैं और T की जगह 1 सेकेंड रखते हैं तो m बराबर हो जाएगा Z के। मतलब कि जो हमारा पदार्थ यहाँ पर एकत्रित हुआ है उसकी मात्रा ही किसके बराबर हो जाएगी, उस पदार्थ के विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर हो जाएगी। यदि किसी विद्युत अपघटन प्रक्रम में हम I एम्पियर धारा 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित करें तो इस सूत्र में यदि हम I की जगह 1 एम्पियर और T की जगह 1 सेकेंड रखते हैं तो ये जो Z है ये किसके बराबर हो जाएगा, m के। तो यहाँ से हम वैद्युत रासायनिक तुल्यांक को परिभाषित कर सकते हैं। विद्युत अपघटन जब होगा तो उस विलयन में जब हम 1 एम्पियर धारा को 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित करेंगे तो इलेक्ट्रोड पे जो पदार्थ की मात्रा एकत्रित होगी उसी को हम किसके रूप में परिभाषित करते हैं, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक Z के रूप में परिभाषित करते हैं। तो ये Z जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, जब भी वैद्युत अपघटन होगा तो जब हम 1 एम्पियर धारा 1 सेकेंड के लिए इसमें से प्रवाहित करेंगे, विद्युत अपघट्य पदार्थ से प्रवाहित करेंगे, तो जो इलेक्ट्रोड पे जो पदार्थ जमा होगा, एकत्रित होगा, उसी पदार्थ की मात्रा को हम वैद्युत रासायनिक तुल्यांक के रूप में परिभाषित करते हैं। फैराडे ने क्या किया, फैराडे ने जब 1 फैराडे मतलब 96500 कूलम आवेश को जब इसमें से प्रवाहित किया तो उसने देखा कि जब वो 1 फैराडे या 96500 कूलम इतना आवेश इस विद्युत अपघटनी विलयन में से प्रवाहित कर रहा है तो जो पदार्थ एकत्रित हो रहा है वो किसके बराबर था, वो उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती था या उसके तुल्यांकी भार के बराबर था। हम जानते हैं कि m इज इक्वल टू Z इंटू Q के बराबर होता है। अब यहाँ पर हमने आवेश जो लिया वो कितना था, 1 फैराडे। जब हमने 1 फैराडे चार्ज लिया है
तो वो किसके बराबर है? 96500 कूलम्ब के। तो इतना आवेश जब हमने उसमें से प्रवाहित किया तो जो पदार्थ की मात्रा है वो किसके बराबर आई? तुल्यांकी भार के। मतलब कि 1 फैराडे अगर आवेश इसमें से प्रवाहित करेंगे तो इलेक्ट्रोड पे पदार्थ की कितनी मात्रा एकत्रित होगी? जितना उसका तुल्यांकी भार है। अब तुल्यांकी भार को हम इंग्लिश में बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट, और जिसको हम कैपिटल E से डिनोट करते हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि इस केस में जो पदार्थ की मात्रा एकत्रित हुई है वो किसके बराबर हो जाएगी? इक्विवेलेंट वेट के, E के बराबर हो जाएगी। अगर ये मान हम इसमें रखते हैं तो जब हमने कितना धारा प्रवाहित की है? 1 फैराडे, तो यहाँ पर जो पदार्थ एकत्रित हुआ है वो किसके बराबर हो जाएगा? वो बराबर हो जाएगा उसके इक्विवेलेंट वेट के। तो यहाँ हम मास की जगह लिखेंगे इक्विवेलेंट वेट, और Z आवेश हमने कितना प्रवाहित किया है? 1 फैराडे। तो यहां से हम Z की वैल्यू निकाल सकते हैं। Z बराबर क्या हो जाएगा? Z बराबर हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट तुल्यांकी भार बटे 1 फैराडे, और 1 फैराडे की ही वैल्यू हम क्या लिखते हैं? 96500 कूलम्ब। तो यहाँ पर हम Z की वैल्यू को निकाल सकते हैं। Z की वैल्यू की गणना करने के लिए हम क्या लिखेंगे? हम पदार्थ का तुल्यांकी भार निकालेंगे और उस तुल्यांकी भार को हम 96500 कूलम्ब से जब हम डिवाइड कर देंगे तो हमको किसकी वैल्यू मिल जाएगी? Z की, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक की। अब अगर हम निकालना चाहें इस वैद्युत रासायनिक तुल्यांक की इकाई, तो हम जानते हैं कि M = Z × Q के बराबर होता है। तो अगर हम यहाँ से Z की वैल्यू निकालें तो वो कितनी हो जाएगी? M/Q। हमको पता है कि हम मास, भार को किस में नापते हैं? हम ग्राम में नापते हैं, और Q जो चार्ज है उसको हम कूलम्ब में नापते हैं। तो जो Z की इकाई होगी वो होगी ग्राम पर कूलम्ब। तो इस तरह से इस सूत्र द्वारा हम Z मतलब वैद्युत रासायनिक तुल्यांक की गणना कर सकते हैं, जिसकी इकाई ग्राम पर कूलम्ब होगी। तो ये था हमारा फैराडे का प्रथम नियम कि जब भी इलेक्ट्रोलिसिस होगा, विद्युत अपघटन होगा, तो विद्युत अपघट्य की कितनी मात्रा उस इलेक्ट्रोड पे जमा होगी उसकी मात्रात्मक हम गणना इससे कर पा रहे थे। इसी तरह से फैराडे ने अपना द्वितीय नियम दिया, जो हम अपने अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। आई होप आपने ये फैराडे लॉ बहुत अच्छे से समझ लिए होंगे। राइट हैंड साइड पे नोट्स डिस्प्ले हो रहे हैं आपकी कन्वीनियंस के लिए कि आपको एग्जाम में किस तरह से प्रेजेंट करने हैं इन आंसर्स को, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम टॉपिक समझ लेते हैं, हमको तब समझ में भी आ जाता है, बट जब एग्जाम में वो क्वेश्चन आता है तो हम समझ नहीं पाते हैं कि किस तरह से हम लिखें कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिले। तो उसी को ध्यान में रखते हुए राइट हैंड साइड में एग्जाम में आपको जिस तरह से लिखना है, हमने उस फॉर्मेट में आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं। तो आप टॉपिक को, वीडियो को 2-3 बार देखिए। जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं तो आप साथ में नोट्स बनाते चलिए, तो उससे आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। सो आई होप आपने ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझा होगा। सो आज के लिए इतना ही। गुड बाय, थैंक यू।